नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद है और आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। सिटी रिपोर्टर में आज की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बताएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 सीटों पर अपनी विधानसभा घोषित कर दी है, तो कांग्रेस पार्टी 21 और वहीं बीजेपी ने अभी तक कोई सूची जारी नहीं की है। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र नई आरोप पत्र कमेटी और नई योजनाओं का गठन, नई समितियों का गठन कर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से प्रदेश कार्यालय में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पिछले 10 सालों में वो पूरा न कर पाने का आरोप लगाकर एक आरोप पत्र चार्जशीट का विमोचन किया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो वादे पिछले 10 सालों में किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। हालांकि ऐसा ही झूठ पंजाब में भी बोला गया था, कई वादे पंजाब में किए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। दिल्ली में बीजेपी हर संभव ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो घोषणाएँ थी उनको जनता के सामने ले जाए। जो काम अभी तक अधूरे रह गए हैं वो जनता को बताया जाए कि तमाम जो काम थे जिनकी केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो किए जाएंगे और वो नहीं किए गए हैं, और इन कामों को लेकर के आरोप पत्र चार्जशीट बनाई गई है जो अब दिल्ली की जनता के बीच जाएगी। इसी बीच दिल्ली में अब बीजेपी ने एक और नई कैंपेन शुरू की है, जिसमें दिल्ली में सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली बचाओ के नाम से वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आप दिल्ली बचाओ पर जाकर आप दिल्ली से जुड़ी कई चीज़ों को देख सकते हैं। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली की सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। देर आए दुरुस्त आए, इस कहावत के मुताबिक महाराष्ट्र में मंत्रालय के विभागों का बंटवारा तो हो गया। गृह मंत्रालय के लिए अड़े एकनाथ शिंदे ने शहरी विकास, आवास जैसे खातों पर संतुष्टि भी मान ली, लेकिन बड़े खातों को वो अपने पाले में लाने में सफल भी हो गए। पर अभी भी महाराष्ट्र में सियासी विवाद थमा नहीं है। खातों के बंटवारे के बाद अब जिले के गार्जियन मंत्री पद पर महायुति के तीनों दलों में खींचतान शुरू है, जिसमें मुंबई उपनगर, ठाणे, संभाजीनगर, पुणे, नासिक, सतारा, जलगांव और बीड़ जैसे जिले शामिल है। जिले का गार्जियन मंत्री पद अब तीनों दलों के लिए इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी महानगर निगम, नगर निगम, वही जिला परिषद, पंचायत समिति जैसे स्थानीय निकाय चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। गार्जियन मंत्री के हाथ में जिले की कमान हो तो स्थानीय चुनाव में प्रेशर बना रहता है, इसलिए सभी दल अपने महत्वपूर्ण जिलों को अपने पास रखने की कवायद में जुड़े हैं। दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव होने के बाद भी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ मंत्री न बनाए जाने पर छगन भुजबल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वही जलगांव ग्रामीण चुनाव क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी से चुनाव में हारे पर शरद पवार के कट्टर समर्थक रहे पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर भी नाराज है और शरद पवार की पार्टी को छोड़ने की तैयारी में है। अजित पवार गुट में स्थान पाने की उनकी कोशिश रही, पर वह उम्मीद भी नाकाम नजर आते देख देवकर ने बीजेपी में जाने की कवायद शुरू कर दी है। वही दूसरी तरफ गुलाबराव देवकर के प्रतिद्वंदी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट से मंत्री गुलाबराव पाटिल ने देवकर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पाटिल ने कहा है कि देवकर द्वारा किए गए गबन के मामलों को बाहर निकालेंगे। वही अगर देवकर को कोई पार्टी अपनी तरफ लेती है तो उस पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, जिससे अब देवकर की राह मुश्किल हो गई है। दोनों गुलाबराव की इस लड़ाई में गुलाबराव देवकर अब क्या भूमिका लेते हैं, ये देखना होगा। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में हुए सियासती कई खेल देश ने देखे हैं। क्या कुछ और घटनाक्रम देखना बाकी रह गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़ के लिए, मुंबई।
एक साथ दिखाई दिए हैं ठाकरे बिरादर्स। क्या फिर ये साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे? नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज की सबसे बड़ी और चर्चित खबर महाराष्ट्र की सियासी गलियारे से है। सालों की खटास और राजनीतिक विभाजन के बाद क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आने वाले हैं? इस सवाल ने जोर पकड़ लिया है जब दोनों भाई हाल ही में एक शादी समारोह में ठहाके लगाते नजर आए। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। इसमें खासतौर से दादर के IES स्कूल में राज ठाकरे और भतीजी यश देशपांडे की शादी का मौका था। इस समारोह में पहुंचे दोनों भाइयों उद्धव और राज ठाकरे ने पुरानी राजनीतिक रंजिश को भुलाकर एक दूसरे से मुलाकात की। वीडियो में दोनों को हंसते और बातचीत करते देखा गया। इसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ठाकरे परिवार के ये दोनों राजनीतिक ध्रुव फिर से साथ आ सकते हैं? दोनों भाइयों की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये मुलाकात महज एक पारिवारिक रिश्ता निभाने के तक सीमित है या इसके पीछे कोई सियासी रणनीति है? ये पहली बार नहीं है जब ठाकरे परिवार का ये मिलन चर्चा का विषय बना हो। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं है। BMC चुनाव की रणनीतियों को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि शिवसेना UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS निकाय चुनाव में एकजुट हो सकते हैं। हाल ही में दोनों दलों को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मराठा वोट बैंक को बचाने के लिए दोनों दलों का साथ आना जरूरी हो सकता है। तो क्या ये पारिवारिक मुलाकात ठाकरे ब्रदर्स के बीच राजनीतिक गठबंधन का संकेत है या सिर्फ एक रिश्तेदारी निभाने की कोशिश थी? आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे परिवार का ये मिलन महाराष्ट्र की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। इस तरह की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सिटी रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जग 24/7 न्यूज, मुंबई। उत्तर भारत के कई राज्यों को इस समय ठंड ने अपनी चपेट में ले रखा है। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार फिलहाल अभी उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार जो अभी आने वाले और दिन है, तकरीबन 5 से 6 दिन उत्तर भारत में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले ही होके गुजर चुका है, जिसकी वजह से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो वहां की जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिससे मैदानी इलाकों में कपकपी वाली ठंड बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही हैं, जिसके चलते हवा में नमी का स्तर भी बढ़ा हुआ है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर राष्ट्र राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र की बात करें तो आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली और NCR के क्षेत्र में कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली और पूरे दिन राजधानी दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहे, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग का कहना है कि कल जो दिल्ली का तापमान है वो आज से भी ज्यादा कम रहने वाला है। दरअसल कल का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए लगाया वो ये है कि दिल्ली का कल का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी लोगों को अभी फिलहाल कड़कड़ाती ठंड से और ज्यादा रूबरू होना पड़ेगा। लोग दिल्ली NCR के ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ हीटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां उत्तर भारत के लोगों को ठंड का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा है, तो वहीं दूसरी ओर कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया हुआ है। लेकिन राजधानी दिल्ली में लोगों को ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। भीषण सर्दी के साथ साथ राजधानी दिल्ली में इस समय जो है वो कोहरा भी ज्यादा मिल रहा है देखने को, और प्रदूषण भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। बीते 24 घंटे का दिल्ली का AQI लेवल तकरीबन 400 दर्ज किया गया है। यानी कुल मिला के अगर आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर फिलहाल उत्तर भारत के लोगों को इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुरू की जा रही हैं। वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से बुजुर्गों को लेकर पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई थी, उसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत आज से कर दी गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने इस पूरी योजना की शुरुआत के साथ इस बात को लेकर दिल्ली सरकार को आश्वस्त किया और ये कहा कि दिल्ली के लोगों को जो तमाम सुविधाएं, जो वादे दिल्ली सरकार कर रही है, उसको निभाने का काम करती है। और यही बड़ी वजह है कि अब दिल्ली में लगातार जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत हुई है, आज पहले दिन ही तमाम कैंपों पर बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में 2 तरीके के लोगों का रजिस्ट्रेशन का कामकाज है वो किया जा रहा है। संजीवनी योजना के तहत जो तमाम 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स इस काम में उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को पेंशन योजना का भी रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। बहरहाल भाजपा इसको राजनीतिक एजेंडा बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 रुपए देने का वादा करके मुकरी थी और अब ये दिल्ली में 2100 रुपए कैसे देंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए हैं उनको निभाया भी है। अब देखना ये होगा इन तमाम राजनीतिक सरगर्मियों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एजेंडा कितना कारगर सिद्ध होता है और जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है कि इस बार फिर हम दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए कामकाज करेंगे, अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर लगातार असमंजस जारी है। योगी बलदेव के साथ ऋषभ मिश्रा, JK24 7 न्यूज, दिल्ली। हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ रही हैं। वार्ड, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के आरक्षण की सूची शहरी विकास विभाग ने जारी कर दी थी और उस पर आपत्तियाँ मांगी थी। आपत्तियों का समय समाप्त हो चुका है। लगभग 1000 के करीब आपत्तियाँ आई थी। सबसे अधिक आपत्तियाँ हरिद्वार जिले से थी, जबसे सबसे कम पौड़ी से थी। उन आपत्तियों को दूर कर दिया गया है और दूर करने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए शासन को भेज दिया गया है। अब इस प्रस्ताव पे मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए। एक तरफ जहां प्रशासन चुनाव की तैयारियों में तेजी से लगा है, रात 12-12 बजे तक काम हो रहा है, वहीं राजनीतिक दलों के जो प्रदेश कार्यालय हैं वहां पर भी आधी रात तक भीड़ जुट रही है और जो वार्ड और नगर निगमों, निकायों और जिला पंचायत के जो दावेदार हैं उनकी भीड़ देखी जा रही है। खासकर कांग्रेस और बीजेपी जो पक्ष विपक्ष है इस प्रदेश में, उनके दफ्तरों पे काफ़ी भीड़ हो रही है और लोग अपनी अपनी दावेदारी इंश्योर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आने वाले सप्ताह में ये तैयारियां और तेज होंगी और अगर इस सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, आचार संहिता प्रभावित हो जाती है, तो यहाँ की सियासत में एक गर्माहट दिखेगा, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है और इस चुनाव को लेकर के जो संभावित दावेदार हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी, अपनी अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए राजनीतिक दलों के दफ्तरों में लगातार जुट रहे हैं। इसके साथ अपने दलों के नेताओं के यहाँ भी उनका जमावड़ा देखा जा रहा है। सियासत गरमाई हुई है, प्रशासन सक्रिय है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है या नहीं। आपको बता दें कि नगर निकाय का जो कार्यकाल है वो 1 साल पहले ही समाप्त हो गया है और अब नगर निगमों, निकायों पे सरकारी प्रशासकों का कब्जा है और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका सरकार पे लगातार ये दबाव बना हुआ है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था और धान खरीदी में केंद्रों में हो रही अव्यवस्था को लेकर के कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है।
आज इस दोनों मामले को लेकर के कांग्रेस ने जो है मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। आपको बता दें, घेराव से पहले गांधी मैदान में एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज, तमाम बड़े नेता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सबसे पहले बारी बारी से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर के हमला बोला। उसके बाद हजारों की संख्या पे मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के निकले। इस बीच जो है बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर के पहले से ही पुलिस बल ने तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको रोका। इस बीच पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में जो है जम करके जो है झुमा झटकी हुई। लेकिन कई इस मौके पर कई जो कार्यकर्ता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है, जब से सरकार आई है तब से लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार जो है बिगड़ते जा रही है, बद से बदतर हो गई है। आए दिन चोरी, डकैती, लूट, ऐसे तमाम बड़े घटना जो है लगातार हो रहे हैं। वही कांग्रेस का आरोप है कि धान खरीदी केंद्रों में किसान काफी परेशान है, समय से टोकन नहीं मिल पा रहा है, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर के किसान परेशान हैं और इन दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार को लेकर के लगातार जो है घेरने की रणनीति कांग्रेस बना रही है और इसको लेकर के आज एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्ट, मेरे साथ मैं हूं रुपेश कुमार। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पे है। दरअसल आज नीतीश कुमार बिहार के बेतिया जिला की यात्रा पे है, जहां की विकास के कार्यों का जायजा लेंगे। जिसके बाद कल पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला का प्रगति यात्रा करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। हालांकि प्रशासनिक स्थल पे जिस जिलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा है वहां तैयारी जोरों शोरों से है। जो संबंधित प्रशासनिक जो पदाधिकारी है वो लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि जो विकास कार्य है, जो भी विकास कार्य जो लंबित कार्य है उस पर तेजी लाया जा सके, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री महिला संवाद पे थे, लेकिन वो स्थगित होने के बाद फिर बिहार में नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं, जिसकी कि आज से शुरुआत हो चुकी है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि आज पश्चिमी चंपारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हैं, जहां पे रात्रि विश्राम वाल्मीकि नगर में करेंगे। जिसके बाद कल फिर पूर्वी चंपारण की प्रगति यात्रा पे निकलेंगे, जहां की विकास कार्यों का जायजा लेंगे। उसके बाद फिर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली जिलों के यात्रा पर निकलेंगे, जहां की जो भी विकास कार्य है उनका जायजा लेंगे और किस तरह से विकास हुआ है। और फिर कई सारी बातों को भी साथ ही आपको बता दें कि इस प्रगति यात्रा को लेकर विभाग के द्वारा पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 7 जिलों में यानी कि 23 तारीख, 24 तारीख, फिर 26, 27 और 28 तारीख तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे रहेंगे। सहयोगी के साथ मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार। पंजाब के अंदर पिछले कई दिनों के दौरान पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद पंजाब पुलिस भी सख्ते में है। पंजाब के अंदर हुए इन हमलों को लेकर अब पंजाब की पुलिस चौकियों और पुलिस थानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के जिला जालंधर और अमृतसर के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर करीब 8 पुलिस चौकियों और थानों में ग्रेनेड से हमले हो चुके हैं। जब ये हमले हुए तो इनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने अलग अलग मेल और मीडिया के जरिए ली थी, जिसके बाद अब पंजाब पुलिस और भी ज्यादा चौकस हो गई है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी पंजाब के अंदर ऐसे हमलों को लेकर एक तरीके से अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अब पंजाब के थानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जिला अमृतसर की बात करें तो यहाँ के कई थानों के अंदर ऊपर जाल जो है वो बिछा दिए गए ताकि ग्रेनेड अगर फेंका जाए तो वो नीचे ना गिरे और उसको
लेकर कहीं ना कहीं जो डैमेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सके। इसके अलावा कंटीली तार जो है थानों के बाहर लगाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे अलग अलग थानों के अंदर लगाए जा रहे हैं और साथ साथ पंजाब के थानों की अब सुरक्षा भी पहले से ज़्यादा मजबूत कर दी गई है। इसके अलावा बात करें तो पंजाब पुलिस को हाईटेक करने के लिए अब पंजाब के वित्त मंत्री ने केंद्रीय सरकार से एक विशेष पैकेज भी पंजाब पुलिस के लिए मांगा है, ताकि आधुनिक हथियार के अलावा जो यंत्र चाहिए, आधुनिक यंत्र चाहिए, वो भी पंजाब पुलिस के लिए खरीद किए जा सके। आपको बता दें कि इन धमाकों के चलते पंजाब के अंदर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या बब्बर खालसा और यहाँ पर अलग अलग जो आतंकी गुट हैं, जो खालिस्तानी गुट हैं, क्या वो पंजाब को निशाना बनाना चाहते हैं, क्या पंजाब को फिर से दहलाना चाहते हैं। ऐसी अफवाहों और ख़ासतौर पर इन हमलों के बाद कहीं ना कहीं अब पंजाब के थानों की चौकसी पहले से ज़्यादा मजबूत की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि पंजाब पुलिस अपनी सुरक्षा करने में कितनी कामयाब होती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। 2025 के महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और उसके लिए पूरा पुलिस बल तैयार है। शायद यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से कुंभ में 7 स्तरीय सुरक्षा घेरा वहां पर तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल वहां पर मुस्तैद रहें। इस तरह की तकनीकी और तमाम कार्ययोजना महाकुंभ को लेकर बनाई गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 45 दिन में 50 करोड़ लोगों का आवागमन होगा, तो इस लिहाज से सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और शायद इस चुनौती से निपटने के लिए पूरे महकमे ने 1 साल से तैयारी कर रखी है। लगातार कुंभ को लेकर तमाम जवान और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि दिव्य और भव्य कुंभ की सुरक्षा को लेकर पूरा इंतजाम माकूल रहे। यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार का यही कहना है कि कुंभ को लेकर जो भी सुरक्षा के जो भी मानक हैं वो पूरी तरह से स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आधुनिक और तमाम सीसीटीवी कैमरों से पूरी सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ एक बड़े कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, ताकि हर एक चीज़ की जानकारी रखी जा सके और कुंभ को लेकर जो भी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर इंतजाम है वो कहीं ना कहीं पुलिस मुखिया के तरफ से वहाँ पर इंतजाम को स्थापित किया जा रहा है। हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार कर रहे हैं। लगातार वहाँ पर तमाम अधिकारियों ने जायजा लेकर हर एक सुरक्षा के मानक की जानकारी पुलिस मुखिया को दी है, ताकि कुंभ को और पूरी तरह से दिव्यता भव्यता के साथ सुरक्षा प्रदान की जाए। कैमरामैन किशन के साथ JK न्यूज़, लखनऊ। नगर निकाय प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। खासकर नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक करी। नगर विकास के नगर आयुक्त, प्रयागराज नगर आयुक्त को फटकारा भी। साथ ही ये भी कहा कि जल्द से जल्द इन सड़कों के निर्माण के साथ साथ प्रयागराज में घाटों के निर्माण और टेंट के निर्माण का भी तत्काल रूप से ध्यान दें और जल्द से जल्द उन्हें बनवा करके श्रद्धालुओं के लिए आवंटित करने में मदद करें। खासकर नगर निकाय की ओर से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की ये योजना के साथ प्रयागराज को किस तरीके से महाकुंभ में तब्दील किया जाए, इसको देखते हुए अमृत अभिजात सख्त हैं और किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो पाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निर्देशित कर चुके हैं। यही नहीं, जो घाट हैं, जो टेंट के निर्माण हैं, साथ ही साथ जो श्रद्धालु स्नान करेंगे उनके लिए स्नानाघर बनवाने की सुविधा के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं जो नगर निकाय के अंतर्गत आती हैं, उन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर प्रमुख सचिव ने कहा है कि कोई भी कोताही इन सभी मामलों में और ख़ासकर कुंभ को बड़ा और भव्य महाकुंभ बनाने में कोई भी कोताही अगर बरती गई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अमृत अभिजात ने प्रयागराज महाकुंभ का दौरा किया और दौरे के दौरान पाई गई सभी खामियों को दूर करने के लिए नगर निकाय के निदेशालय को
साफ तौर पर निर्देशित भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम इस पूरे कार्य को स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी कोताही बरतने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देने की भी बात की गई है। प्रयागराज में 40 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आने की बात कही जा रही है और ऐसे में किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ धनराज गर्ग। और आज बात करेंगे मौसम की, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम आज बदला बदला हुआ नज़र आ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं शीतलहर का कहर लगातार बरसता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं देखिएगा कि शीतलहर पड़ने से कहीं ना कहीं आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं बुजुर्गों को अपना ख्याल रखना जरूरी है। और वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम को भी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक बैठक ली थी और सर्दी से कोई मौत ना हो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक ली गई थी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि पूरे प्रदेश के अंदर जो सर्दी से बचने का उपाय है वो किया जाए, चाहे वो अलाव की बात करें या फिर रैन बसेरों की बात करें या फिर कंबल वितरित की बात करें। तमाम ऐसी जगहों पर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर अलाव जलाने के निर्देश भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जिलाधिकारी को दिए गए थे। और जिलाधिकारी ने सभी नगर निगम को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो ठंड से बचने का उपाय है, यानी कहा जा सकता है कि जो व्यस्तम जगह है, चाहे हम ISBT की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें या ऐसे चौराहे की बात करें जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ पर अलाव जलाने के निर्देश कहीं ना कहीं नगर निगम को दिए गए हैं। और नगर निगम लगातार उन निर्देशों का पालन करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो जो ISBT है या रेलवे स्टेशन है या फिर कहा जाए जो ऐसे चौक हैं जैसे सहारनपुर चौक हो गया या फिर हैसले हॉल चौक हो गया, कनक चौक हो गया, इस तरह के जो चौक है जहां पर अधिक व्यक्ति रहते हैं यानी कि व्यस्तम इलाका माना जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से अलाव जलाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे कि सर्दी से लोग बच सके। और मैं देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सर्दी अधिक पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो मैदानी क्षेत्रों में लाजमी है कि बर्फ पिघलने के बाद जो शीतकालीन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। और उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को भी हिदायत दी गई है और खासकर बुजुर्गों के लिए भी कहीं ना कहीं अपील अस्पताल के द्वारा भी की जा रही है। अस्पताल के जो मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि ऐसे मौसम में बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें, यदि अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें और यदि वो बाहर भी निकलें तो गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें, क्योंकि ऐसी सर्दी में कहीं ना कहीं जब सर्दी लगती है तो कहीं मौतें होने की संभावना बनी रहती है। और इस तरह की मौतें इस बार उत्तराखंड में ना हो, इसके लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार संजीदा नजर आ रहे हैं और लगातार निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं कि इस तरीके से जो सर्दी से बचाव के उपाय हैं वो लगातार करते रहें। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।